हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चागोस द्वीप समूह की, क्योंकि भारत की तरफ से चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के दावों का समर्थन किया गया है। अब ऐसी स्थिति में जरूरी हो गया कि इस पूरे के पूरे मामले को समझे और यह भी समझे कि चागोस द्वीप समूह का विवाद अपने आप में क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हो। सबसे पहले देखते हैं न्यूज, फिर जानेंगे अपने पूरे मामले को। तो हमारी न्यूज का कहना है, अहेड ऑफ पीएम मोदीज विजिट इंडिया सपोर्ट्स मॉरिशस ऑन इश्यू ऑफ चागोस आइलैंड। तो देखिए भाई, कई दशकों से चल रहा है विवाद, और जिसके तहत हम लोग देखते हैं कि मॉरिशस लगातार क्लेम करता है कि चागोस द्वीप समूह उसका है और उसे मिलना चाहिए। लेकिन चागोस द्वीप समूह जो है ये यूके के कंट्रोल में है और ऐसी स्थिति में वो मॉरिशस के सभी दावों को खारिज करता है। अब मामला इस प्रकार से खास हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं 2 दिन की मॉरिशस यात्रा पे, और इनकी यात्रा होने वाली है 11 से 12 मार्च की। अब इस यात्रा से पहले ही हम लोग देखते हैं कि हमारे जो विदेश सचिव है फिलहाल वर्तमान में, विक्रम मिस्री साहब, उन्होंने एक कार्यक्रम के तहत यह बोल दिया है कि भारत हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह को लेकर ब्रिटेन के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर पहुंचने के मॉरिशस के प्रयासों का समर्थन करता है। यानी कि जिस प्रकार से मॉरिशस ने लगातार एफर्ट किए हैं ब्रिटेन से अपना चागोस द्वीप समूह लेने के लिए, भारत उन सभी एफर्ट्स को पूरा सपोर्ट देता है। अब ऐसी स्थिति में अचानक से यह स्टेटमेंट आ जाना पूरे के पूरे माहौल को बदल चुका है, और जरूरी है कि इससे जुड़ी सारी बातें हम लोग जाने और यह भी जाने कि मॉरिशस दावा करता ही क्यों है चागोस द्वीप समूह पे, हमें यह भी जानना होगा। तो सारी बातें जानेंगे, लेकिन सब कुछ जानने से पहले एक न्यूज है हमारे पास में जो आप लोगों के लिए जरूरी है। बहुत खास न्यूज है आप लोगों के लिए। तो स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि दरअसल आप सभी लोगों के लिए आपका सारथी आ रहा है। ठीक है, तो आ रहा है आपका सारथी, और आपका सारथी कब आ रहा है? 11 मार्च को आ रहा है शाम 7 बजे। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप लोग बने रहें स्टडी IQ के साथ में अपने सारथी से मिलने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण और खास प्रोग्राम होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, ये जो बहुत अच्छे से तैयार किया जा रहा है। तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा और सभी चीजों को जानिएगा, समझिएगा। सारथी की भूमिका वे सभी लोग अच्छे से समझते हैं जिन सभी लोगों ने महाभारत देखी है, क्योंकि महाभारत के अंदर सबसे विशेष सारथी जो बने थे वो स्वयं कृष्ण बने थे। तो जीवन में सारथी का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपका सारथी कितना अधिक योग्य है यह डिपेंड करता है आपको युद्ध जिताने के मामले में। अगर सारथी बहुत अधिक योग्य होगा तो हमेशा सही डायरेक्शन में आपको लेकर के जाएगा और आपकी युद्ध में निश्चय ही जीत होगी। ये क्लियर है बात, ठीक है। तो समय से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा 11 मार्च 2025 शाम 7 बजे। क्लियर है बात सारी। आइए अपने विषय को हम समझते जानते हैं। तो विक्रम मिस्री साहब का जो स्टेटमेंट है वो तो आप लोग समझ चुके हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं मॉरिशस 11 से 12 मार्च, 2 दिवसीय यात्रा है उनकी ये फिलहाल। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई, और ये माना भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम से बातचीत भी करने वाले हैं। तो नवीन चंद्र रामगुलम से बातचीत वगैरह होगी, सब चीजें क्लियर होंगी, ये चीजों की उम्मीद है। तो देखेंगे क्या रहेगा मामला। बट कहाँ है चागोस द्वीप समूह और क्या है मामला, जरा इसको एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। विवाद क्या है? काफी थोड़ा सा ऐतिहासिक विवाद है, जिन चीजों को हम सभी लोगों को समझना होगा। हालांकि इस विवाद से पहले मैं आपको एक और न्यूज बता दूं। तो देखिए, जो न्यूज है वो पिछले साल की है, पिछले साल की भी अक्टूबर के महीने की न्यूज है। ठीक है, अक्टूबर 2024 में एक न्यूज आई थी, बहुत ज्यादा उस समय चर्चा हुई थी, और उस न्यूज के पीछे का मामला ये था कि दरअसल ब्रिटेन की तरफ से एक खास अनाउंसमेंट ये कर दी गई थी कि ब्रिटेन तैयार हो चुका है और ब्रिटेन अब जो चागोस द्वीप समूह है उसके ऊपर मॉरिशस के अधिकार को स्वीकारता है, और जो उसकी संप्रभुता है वो मॉरिशस को सौंप दी जाएगी। तो विवाद था दोनों देशों के बीच में। यूके कहता था कि भाई चागोस मेरा है, मॉरिशस कहता था मेरा है। तो मॉरिशस लगातार मानता था कि भाई मेरा ही है, मुझे मिलना चाहिए। तो अब हम लोगों ने देखा कि अक्टूबर 2024 में ये बात यूके ने भी स्वीकार ली है कि भाई ठीक है, मॉरिशस का है, मॉरिशस को दे दिया जाएगा, कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो फिलहाल आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भारत का दक्षिणी छोर है, और इस दक्षिणी छोर के मामले में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ टेरिटरीज हैं, मतलब बहुत छोटे 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 से द्वीप हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि ये चागोस द्वीप समूह है। क्लियर है बात सारी। अगर थोड़ा सा पास से देखें तो हमें तस्वीर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, और ये जो चागोस द्वीप समूह वाला हिस्सा है, इस पूरे के पूरे हिस्से में कई आइलैंड है, और ये सारे के सारे आइलैंड जो है ये ब्रिटेन के अधीन आते हैं। इसी वजह से ब्रिटेन ने यहाँ पर एक अलग टेरिटरी बना रखी है, जिसको नाम दिया गया है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। क्लियर है बात सारी। अब यहाँ पर काफी सारे आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिल जा रहे हैं, और जिस महत्वपूर्ण आइलैंड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरे के पूरी स्थिति यहाँ पर इसकी मौजूद है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं चागोस द्वीप समूह की, और
द्वीप समूह नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भाई एक अकेला द्वीप तो है नहीं। तो चागोस द्वीप समूह दरअसल जो है वो 60 से ज्यादा द्वीपों का पूरा ग्रुप है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण द्वीप कौन सा है इसका, तो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है इसका डिएगो गार्सिया। और डिएगो गार्सिया पे हम लोग देखते हैं कि ये पूरे के पूरे चागोस द्वीप समूह के मामले में स्पेशल है, क्योंकि सिर्फ इसी के ऊपर इंसानों का निवास है, बाकियों पे इंसानों का निवास नहीं है। और यह स्थिति 1971 के बाद से लगातार ऐसे ही बनी हुई है। ये जो द्वीप वाला मामला हम लोग देख रहे हैं द्वीप समूह का, चागोस द्वीप समूह का, तो हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो चागोस द्वीप समूह है ये दरअसल मालदीव से कुछ दूरी पर है। इसकी दूरी जो होती है वो मालदीव से 500 किलोमीटर दक्षिण में इसको माना जाता है। और इसका पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल का विस्तार है वो 2,50,000 वर्ग मील में माना जाता है कि भाई इतने क्षेत्र में ये फैले हुए हैं, क्योंकि द्वीप है तो थोड़ी दूरी पे एक दूसरे से ये स्थित है, लेकिन है पूरा का पूरा ग्रुप जो ये एक ही। क्लियर है बात सारी। अब द्वीप वगैरह की स्थिति तक तो ठीक है मामला, लेकिन डिस्प्यूट क्या है और क्या चल रही है ऐतिहासिक स्थिति, अब हमें ये मामला थोड़ा सा अच्छे से जानना है। तो कुछ टाइमलाइंस हम लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, तो उन टाइमलाइंस को जरा हम लोग अच्छे से देखते हैं कि क्या क्या मामला शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग को चलना पड़ेगा 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में हम लोग को जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? दरअसल 16वीं शताब्दी से ही कहानी शुरू होती है चागोस द्वीप समूह की। 16वीं शताब्दी से पहले हम लोग देखते हैं कि ठीक है आइलैंड हुआ करता था पर यूज में नहीं था, ठीक है चल रहा था काम, ऐसी कभी कभार किसी ने यूज कर लिया तो कर लिया, मतलब स्थायी रूप से किसी के अधीन ये नहीं हुआ करता था। 16वीं शताब्दी में कहानी क्यों बदल गई? दरअसल यहां पहुंच जाते हैं कुछ पुर्तगाली नाविक। देखो आइलैंड है, ठीक है, तो नाविक वगैरह तो घूमेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेंगे ये लोग, लेकिन स्थायी रूप से नहीं करते। तो लेकिन 16वीं शताब्दी में कहानी बदल जाती है, क्योंकि पुर्तगाली नाविक आते हैं और पुर्तगाली नाविक आकर के क्या करते हैं कि स्थायी रूप से यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, कब्जा कर लेते हैं इसके ऊपर। सिर्फ कब्जा ही नहीं करते बल्कि इसकी मैपिंग भी करते हैं चागोस द्वीप समूह की, और मैपिंग करने के साथ साथ जो आइलैंड है यहाँ पर उनको नाम भी देना शुरू कर देते हैं। तो कहानी किसके अधीन है? फिलहाल चागोस द्वीप समूह की, वो पुर्तगाल के अधीन है। अब पुर्तगाल के अधीन कहानी चल रही होती है, कुछ ठीक रहता है, लेकिन क्या होता है कि फिर अचानक से कहानी में ट्विस्ट आता है। अब जिस काल की हम लोग बात कर रहे हैं इस काल में तो चलन चल ही रहा था कब्जा करने का, औपनिवेशवाद का काल इसको कहा जाता है ना। ये कहानी शुरू हो जाती है यहाँ पर। अब क्या था कि पुर्तगाल का मामला बहुत लंबे समय तक नहीं चलता और यहाँ पर पहुंच जाता है फ्रांस के लोग। ठीक है, तो अब फ्रांस के लोग यहाँ पहुंचते हैं, फ्रांस के लोग पहुंचने के बाद यहाँ पर कब्जा जमाते हैं। फ्रांस के लोगों के अधीन आ जाता है चागोस द्वीप समूह, साथ साथ मॉरिशस भी आ जाता है और वहीं रियूनियन भी इनके ही कब्जे में आ जाता है। तो एक अच्छा खासी स्थिति जो होती है वो फ्रांस को यहाँ पर मिल जाती है। अब फ्रांस जब कब्जा कर लेता तो ऐसी स्थिति में फ्रांस का कब्जा थोड़ा सा दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए होता है। तो फ्रांस के जो लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो मेडागास्कर से, मोजाम्बिक से गुलामों को बुलाते हैं यहाँ पर कि भाई आओ और आकर के सभी चीजें थोड़ा थोड़ा संभालो और काम में लगा देते हैं। तो मोजाम्बिक से और मेडागास्कर से मजदूर आते हैं, काम वाम करते रहते हैं यहाँ पर। औपनिवेशवाद तो वैसे ही चल रहा था, तो भाई ऐसी कोई खास नियम कानून अधिकारों वाला मामला तो होता ही नहीं था। अब चीजें चल रही थी अचानक से, ठीक है, ऐसी नहीं थी कि कोई परेशानी है, तो चीजें चल रही थी। बट क्या होता है फिर इनके मन में आता है कि भारत से भी गुलामों को बुलाया जाए। तो नारियल के बागानों में काम करने के लिए जनरली क्या होता है कि दक्षिण भारत वाले हिस्से से ये लोग बुलाते हैं कुछ मजदूरों को कि भाई ठीक है आप लोग भी आकर यहाँ पर काम करो। मतलब इतना प्यार से नहीं बुलाते, मतलब औपनिवेशवाद था तो वो चीज़ें तो थोड़ी उत्पीड़न वाली होती है, तो बुलाते हैं, काम वाम करवाते हैं। यहाँ पर कहानी ऐसे ही चल रही होती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मामला जो था फ्रांस को फेवर कर रहा था, लेकिन फ्रांस को फेवर मामला तब तक ही करता है जब तक फ्रांस के मामले में नेपोलियन खास रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन की हार हो जाती है, नेपोलियन हार जाता है, और नेपोलियन के हारने के बाद होती है 1814 की संधि। अभी जो 1814 की संधि होती है ये कहानी में नया ट्विस्ट लेकर के आती है, ठीक है। अब 1814 की संधि के बाद कहानी में चेंज आता है, और चेंज इस प्रकार से होता है कि अब फ्रांस का नियंत्रण नहीं रहता, ना मॉरिशस पे रहता है और ना ही चागोस द्वीप समूह पर रहता है। अब मामला जो होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है यूके का। अब यूके बन जाता है मालिक चागोस द्वीप समूह का भी और मॉरिशस का भी। अब यही है सबका करता धरता और यही है मालिक अब ऐसी स्थिति में। तो ग्रेट ब्रिटेन के रूप में इसको जानते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन का सारा मामला इस समय चल रहा होता है। ग्रेट ब्रिटेन पूरी की पूरी कहानी संभालता है, और ग्रेट ब्रिटेन ऐसे ही कहानी संभाल के चलता है काफी लंबे समय तक, ठीक है। अब लंबे समय के बाद हम लोग देखते हैं कि कहानी जो है वो थोड़ी सी बदलनी शुरू होती है 1965 के बाद से। कब से कहानी बदलती है? 1965 के बाद कहानी इसकी बदलती है। क्यों बदलती है? क्योंकि 1965 में भाई इसको ये फील होता है कि मुझे बनाना है एक खास क्षेत्र जिसको ये नाम देता है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, BIOT। अब यहाँ पर एक नया स्थान बनाया जाता है जिसको ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र या फिर ब्रिटिश इंडियन ओशन ट्रीटी के रूप में जानते हैं।
अब दरअसल ये ट्रीटी जो है थी ये चागोस द्वीप समूह और इसके आसपास के कुछ आइलैंड्स को मिला जुला के थी। कुछ आइलैंड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चागोस द्वीप समूह तो इसके अंदर शामिल था ही था। अब चागोस द्वीप समूह पहले चलता था मॉरिशस के साथ, मॉरिशस और चागोस द्वीप समूह को एक साथ माना जाता था। लेकिन 1965 में क्या होता है कि मॉरिशस से अलग कर लिया जाता है चागोस द्वीप समूह, और चागोस द्वीप समूह के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा परेशान किया जाता है सेशल्स को भी। सेशल्स के कुछ खास द्वीप होते हैं जिनमें नाम शामिल है अल्दाबरा, ठीक है, फाफुर्द। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक दो आइलैंड और शामिल होते हैं और इन आइलैंड्स को मिला जुला करके क्या किया जाता है कि BIOT बनाया जाता है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की स्थापना यहाँ कर दी जाती है। अब इसकी स्थापना करने के बाद क्या होता है कि पूरा का पूरा मामला जो है वो ग्रेट ब्रिटेन ही अपने हिसाब से संभाल रहा होता है। मॉरिशस को स्वतंत्रता मिली नहीं होती है, चीजें चल रही होती हैं। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि कहानी जब ये चल रही होती है तो कहानी चलते चलते क्या होता है कि 1971 में थोड़े से मोड़ और आने शुरू हो जाते हैं। अब 1971 के अंदर मोड़ कैसे होते हैं, तो 1971 के अंदर कुछ इस प्रकार की स्थिति हम लोग देखते हैं कि जो चागोस द्वीप समूह का सबसे मुख्य आइलैंड है डिएगो गार्सिया, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था। तो डिएगो गार्सिया की खास बात क्या है कि 1971 के बाद स्थिति ऐसी हो जाती है कि डिएगो गार्सिया जो है ये अकेला ऐसा स्थान बन जाता है इस द्वीप समूह के मामले में जहाँ पे लोगों का निवास होता है। बाकी सब जगह से निवास जो है वो नहीं होता, सब जगह से लोग हट देते हैं, लोगों को भेज दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। लेकिन मुख्य आइलैंड जो होता है वो बन जाता है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया से पूरी की पूरी कहानी चल रही होती है। और वहीं हम लोग देखते हैं कि जो डिएगो गार्सिया है ये बनता है मुख्य अमेरिका और यूके दोनों के लिए आने वाले समय में, क्योंकि अमेरिका और यूके दोनों मिलकर के एक सैन्य अड्डा अपना यहाँ पर स्थापित करते हैं। और सैन्य अड्डे के ऊपर जो मुख्य सैन्य कर्मी होते हैं वो अमेरिका के होते हैं, बाकी जो अस्थायी कर्मी होते हैं वो विदेशी जनरली होते हैं यहाँ पर, और विदेशी ही सारी की सारी भूमिकाएं मिलजुल कर अमेरिका के सैनिकों के साथ निभाते हैं। और ये समझ लीजिए कि जो यहाँ पर सैनिक अड्डा है वो सैनिक अड्डा आज भी मौजूद है, और उसी सैनिक अड्डे के ऊपर नियंत्रण लगातार बना रखा हुआ है यूके ने अपना। लगातार जब बार बार क्लेम भी किए जाते हैं कि भाई ये मॉरिशस को दिया जाना चाहिए, तो वहां पे बातचीत तो होती है कि द्वीप समूह दिया जाएगा, लेकिन जो सैन्य अड्डा है उसके लिए ब्रिटेन कहता है कि इसको तो मैं अपने ही पास रखूंगा। जैसे कि अक्टूबर 2024 में भी जिस समय स्वामित्व स्वीकार कर लिया था यूके ने, कह दिया था कि ठीक है संप्रभुता मॉरिशस की रहेगी, तब भी कहा था कि संप्रभुता रहेगी लेकिन सैन्य अड्डा मेरा था और मेरा ही रहेगा, क्योंकि ये जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मैं आपको कहानी में आगे जाके बताऊंगा। क्लियर है बात सारी की सारी? तो डिएगो गार्सिया जो है वो ये वाला पॉइंट है मेन। क्लियर है बात सारी आप लोगों को? ठीक है, तो अब चागोस द्वीप समूह के तहत डिएगो गार्सिया जो था वो मुख्य बनने लग जाता है। यहाँ पर मेन कहानी का हीरो यही है, सब कुछ इसी के साथ हो रहा है, लोग भी यहीं रह रहे हैं, सैन्य अड्डा भी यहीं बना रहे हैं, चीजें ऐसी ही चल रही है। अब हम लोग देखते हैं कि 1965 में जो कहानी थी, मतलब क्या था कि 1965 में आपने मॉरिशस से चागोस द्वीप समूह अलग किया, सेशल्स के भी कुछ द्वीप ले लिए और मिलजुल करके आपने बना दिया BIOT, ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र आपने बना दिया, तैयार कर दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब कहानियां थोड़ी सी और बदलेंगी, क्योंकि अब सेशल्स आजाद होगा, ठीक है, आप यूके के नियंत्रण से, ग्रेट ब्रिटेन के नियंत्रण से आप बाहर निकलेंगे, मॉरिशस भी आजाद होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो अब वही चीजें जो थी वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि 1976 में कहानी जो थी वो बदलती है सेशल्स के लिए, और 1976 में सेशल्स जो है वो आजाद हो जाता है यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन से। तो ग्रेट ब्रिटेन से आजाद होकर के मामला जो है अपना अलग चला रहे होते हैं। 1976 में ये आज़ाद होता है, और 1976 में आज़ाद होने के अलावा हम लोग देखते हैं कि मॉरिशस भी आज़ाद होता है, और मॉरिशस की जो आज़ादी होती है, जो स्वतंत्रता होती है, वो होती है 1968 में। अब हम यहाँ पर कहानी में इस प्रकार का सीन देखते हैं कि जो सेशल्स आज़ाद होता है, तो सेशल्स की आज़ादी के बाद सेशल्स के जो आइलैंड्स थे वो सेशल्स को मिल जाते, वापस से दे दिए जाते हैं। लेकिन चागोस द्वीप समूह जो था वो मॉरिशस को उसकी आज़ादी के बाद दिया जाता ही नहीं है। यहाँ पर कुछ कहानियां ऐसी भी चलती हैं जिसमें पता लगता है कि जिस समय मॉरिशस की आज़ादी की बात चल रही थी, तो मॉरिशस अपनी आज़ादी के साथ साथ चागोस द्वीप समूह पर भी क्लेम कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जिस समय ये चागोस द्वीप समूह पर क्लेम कर रहा था, तो यूके ने इसको, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन ने इसको ये बोल दिया था कि भाई देखो, अगर चागोस द्वीप समूह के पीछे भागोगे तो तुम्हें आज़ादी नहीं दी जाएगी, आज़ादी चाहिए तो चागोस द्वीप समूह की बात करना छोड़ दो। तो ये माना जाता है कि भाई मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस चीज़ को स्वीकार कर लिए थे कि भाई ठीक है, हम चागोस द्वीप समूह पे क्लेम नहीं करेंगे, जिसके बाद ही आज़ादी दी गई थी। लेकिन विवाद जो था वो लंबे समय तक शांत नहीं रहा, क्योंकि क्लेम जो था वो लगातार था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है, चीज़ों का पुराना जुड़ाव है आपके साथ में। तो ये पुराने जुड़ाव को लेकर के मामला जो था वो सारा का सारा 2015 में ना बहुत अच्छे से उभर के सामने आता है, क्योंकि 2015 में मॉरिशस पहुंच जाता है हैंग स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में। अब मध्यस्थता न्यायालय में पहुंचने के बाद में मॉरिशस फिर क्लेम करता है कि भाई चागोस द्वीप समूह हमारा और हमें मिलना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटेन तो कर देता है इनका मामला खारिज। वहीं हम लोग देखते हैं कि जो चागोस द्वीप समूह के तहत डिएगो गार्सिया पे सैन्य अड्डा था, उस सैन्य अड्डे को लेकर के ये कहते हैं कि सैन्य अड्डा बहुत अधिक जरूरी है। खासतौर पर यह माना जाता है कि अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सैन्य अड्डा, और
आसपास के जितने भी देश हैं उन सभी देशों की सुरक्षा, आतंकवाद का कंट्रोल करना, समुद्री डकैती जैसे मामलों को कंट्रोल करना, इन सभी के लिए जरूरी है कि अमेरिका और यूके का जो सैन्य अड्डा है वो वहां पर बना रहे, उसको हम लोग मेंटेन करें, वरना क्षेत्र के अंदर अव्यवस्था हो जाएगी और हिंद महासागर वाले क्षेत्र में बहुत उथल पुथल होगी। ये आधार बताया गया था सैन्य अड्डे को चलाने का और उस पर कब्जा बनाए रखने का। अब मामला जो था वो पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में चला 2015 में, हालांकि ज्यादा कुछ सफलता नहीं मिली, लेकिन चीजें जो है वो 2019 में बदल जाती है, क्योंकि कहानी जो थी वो यूएन के इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच जाती है। और जब इंटरनेशनल कोर्ट में मामला पहुंच जाता है 2019 में, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि एक प्रस्ताव रखा जाता है डिएगो गार्सिया मतलब चागोस द्वीप समूह को लेकर के। एक प्रस्ताव जो रखा जाता है डिएगो गार्सिया का यानी कि चागोस द्वीप समूह का, तो उस प्रस्ताव के लिए पूछा जाता है कि भाई कितने लोग समर्थन है और कितने लोग समर्थन करते हैं कि मॉरिशस को मिलना चाहिए। तो इस प्रस्ताव को मॉरिशस के समर्थन में पास किया गया। समर्थन में पास किए जाने के साथ साथ ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके को यह बोला गया कि भाई आप लोगों ने बड़ा ही दुराचारी व्यवहार किया है मॉरिशस के साथ में। मॉरिशस का बड़ी गलत स्थिति रही है आपकी, क्योंकि उपनिवेशवादी स्थिति खत्म होने के साथ हम चाहते थे कि स्थितियां पहले की जैसी हो और मॉरिशस के ही अधीन था चागोस द्वीप समूह, तो उसको मिलना चाहिए था, लेकिन आपने उसको वापस नहीं किया, अपने कंट्रोल में रखा, उपनिवेशवादी व्यवस्था को बनाए रखा, जिसकी वजह से मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। ये चीज़ें नहीं की जानी चाहिए थी और उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए था। तो फटकार लगी, चीज़ें बोली गई कि आपने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन 2019 में प्रस्ताव जो था वो मॉरिशस के समर्थन में ही पास हुआ। अब मॉरिशस के समर्थन में जब पास हुआ तो फिर हम देखते हैं क्रमिक रूप से चीज़ों को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि यूके को ऑर्डर दे दिया गया था कि भैया आपको ये मॉरिशस को हस्तांतरित करना ही पड़ेगा। तो चीज़ें जो थी वो चली रही थी, धीरे धीरे भारत भी समर्थन लगातार करता था और प्रस्ताव पे भी भारत ने सपोर्ट किया मॉरिशस को। और इन्हीं सभी चीज़ों के तहत हमने देखा कि अक्टूबर 2024 में मामला जो था वो मॉरिशस के फेवर में आया और खुद ये बात कही गई ब्रिटेन के द्वारा कि भाई देखो हम मॉरिशस के अधीन ही चागोस द्वीप समूह को छोड़ देंगे और संप्रभुता जो है वो इसी की ही हो जाएगी। ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि हमें अपने कंट्रोल में ही, नियंत्रण में सभी चीज़ें रखनी है। तो उसके बाद से चीज़ें बदल रही थी और अभी हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर 2024 में मामला जो था वो उनका सॉल्व हो भी रहा था। बट अभी फिलहाल कहानी जो है वो इस प्रकार से उभर गई है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जाने वाले हैं मॉरिशस, और फिर हमारे विक्रम मिस्री साहब ने जब कह दिया है कि भाई मॉरिशस के जो दावे हैं हम उनका समर्थन करते हैं, जो लाभकारी समझौते पर आप पहुंचे हो जिस प्रकार से, उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं। तो इसी वजह से चागोस द्वीप समूह का मामला चर्चाओं में आ गया। तो ज़रूरी है कि पढ़ा जाए, समझा जाए, जाना जाए। जैसा कि आप लोगों को मैंने सारी की सारी कहानी जो है वो बहुत ही ब्रीफ पॉइंट में, कम शब्दों में, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन देते हुए आप लोग को मैंने बता दी है और सारी बात क्लियर की है। ठीक है, तो बस आपको ये मेन चीज़ें याद रखनी है, बहुत ज़्यादा बाकी बातचीत वगैरह, बाकी डिस्प्यूट्स में मतलब बहुत ज़्यादा गहराई पे जाने का फायदा नहीं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है आप लोग वो याद रखेंगे तो भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। करंट वाला स्टेटस भी याद रखिएगा और बस इसकी स्थिति पूछ सकता है, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि चागोस द्वीप समूह की स्थिति कहाँ पर है, किस महासागर के तहत ये मौजूद है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा ये। तो तब जाकर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप लोग को पता है कि हाँ भाई भारत तो दक्षिण में ही है, और वहीं आप लोग को बताया था कि भाई मालदीव से ये लगभग 500 किलोमीटर दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट किस किस कहानी इसके मामले में आपको पता ही है। डिएगो गार्सिया क्यों महत्वपूर्ण है वो भी आप लोग को मैंने बता दिया। तो मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आता है तो आप लोग को परेशानी नहीं होगी, आप लोग अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर देंगे। बात क्लियर है सभी लोग को? तो बस फिलहाल सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बाकी साथियों तक शेयर करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करके जरूर जाइएगा और बस ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।